नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त निशांत और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा टॉपिक है प्रशासनिक अभियोगिता, EMRS का उद्देश्य। EMRS का उद्देश्य एकलव्या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और आदिवासी छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। इसमें जो बच्चे रहते हैं वो आदिवासी बच्चे रहते हैं और उससे जो नीचे वर्ग के रहते हैं वो बच्चे रहते हैं। गुणवत्तापूर्ण यहाँ पे जो कह रहा है दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण, क्योंकि आदिवासी जो बच्चे होते हैं ना उनको सही ढंग से एजुकेशन नहीं मिल पाता था, तो उनके लिए स्पेशल यह विद्यालय खोला गया है। यह जो विद्यालय खोला गया है वह अनुच्छेद 275 एक के तहत खोला गया है दोस्तों। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, हॉस्टल आवास व भोजन। हॉस्टल आवास व भोजन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक यदि कोई भी हॉस्टल है तो उसमें आवास और भोजन होना चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए जैसे जो इसके वर्ड्स होते हैं, सॉरी सिटी होते हैं, डॉर्मेट्री होते हैं, हाउस होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हाउसिंग होता है, आश्रम और गुरुकुल। आश्रम और जो गुरुकुल जो वर्ड है वो दोस्तों वह हमारे प्राचीन काल से हैं। जो EMRS की गृह व्यवस्था दो स्तर पे होते हैं। EMRS की जो गृह व्यवस्था है, गृह व्यवस्था करने का मतलब है जो अंदर में उसका जो सिस्टम है वो एक होता है जूनियर हाउस, एक होता है सीनियर हाउस। जूनियर हाउस जो होता है दोस्तों वह क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे होते हैं, और सीनियर हाउस जो होते हैं वो क्लास 9 से लेकर के 12 तक होते हैं। और इसी को हम लोग दो स्तरीयों में बांटते हैं। हॉस्टल के उद्देश्य छात्र के लिए कैसा वहाँ पे माहौल होना चाहिए, है ना, बच्चों को किस तरह से रखना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी बच्चे को सही ढंग से भोजन मिलना चाहिए। सामाजिक रूप से समयोजिता होनी चाहिए, यानी बच्चों में सामाजिक, यानी जो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे वो बाहर समाज में जाकर के लोगों के साथ सम्मिलित होंगे, है ना। भावनात्मक संतुलन, यानी बच्चे जो स्टडी करेंगे तो वो अपने आप को बैलेंस कर पाएँ, यानी भावनात्मक रूप से बैलेंस कर पाएँ। नैतिक, यानी बच्चों में मोरल हो और हमारे समाज को नई दिशा और दिखाने का काबिलियत हो। इंसान, यानी जो बच्चे हों तो कम से कम सही और गलत का जज कर सकें, इंसान एक अच्छा इंसान बने। हॉस्टल के प्रमुख उद्देश्य, हॉस्टल कैसा होना चाहिए, यानी हॉस्टल का जो पहला उद्देश्य है घर जैसा माहौल होना चाहिए। यदि बाहर से कोई बच्चे आ रहे हैं दोस्तों तो वे बच्चे अपने मम्मी पापा को छोड़ कर आते हैं, तो हॉस्टल में ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए कि उन्हें लगे कि यह भी मेरा एक दूसरा घर है। बच्चों की सामाजिक व भावनात्मक जागरूकता पूरी तरह से, यानी बच्चों को जो है ना समाज के प्रति और भावनात्मक रूप से डेवलप करना है। कॉर्पोरेट जीवन में अच्छा करने के लिए, यानी बिजनेस जो होता है और जो लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो बेहतर होना चाहिए। कार्यों को ईमानदारी से करना, यानी जो बच्चे कार्य करते हैं वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, निष्ठा से करें। बच्चे समूह, समुदाय, समाज, इन सभी चीज़ों को निभाएं, यानी कहने का मतलब है बच्चे समाज के लिए, अपने समूह के लिए एक अच्छा कार्य करें। विवेक विकसित करें, जब बच्चों को मेंटली भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। आत्मसम्मान, आत्मगरिमा, कहने का मतलब है दोस्तों बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आत्मसम्मान के बारे में समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। व्यक्तिगत अखंडता, व्यक्ति में बिल्डअप करना चाहिए पर्सनालिटी, है ना। स्वास्थ्य स्पर्धा, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे वहाँ पे, है ना। अकेलेपन का भाव, बच्चों को अकेलेपन का किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होना चाहिए। सबका सम्मान करें, बच्चों को इस तरह से EMRS के जो हॉस्टल हैं इस तरह के एजुकेशन दिए जाते हैं। एक साथ रहना व आनंद लेकर सीखना, यानी कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि आप EMRS के स्कूल्स में या किसी भी स्कूल्स में आप स्टडी करते हो तो आपको एक साथ रहने, यानी सभी लोगों के साथ कोलैबोरेट, है ना, और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो हमारा जो दूसरा अध्याय है दोस्तों, बड़ी संख्या में छात्रों का संचालन। लड़के व लड़कियों को अलग अलग हॉस्टल में आवंटन करना, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 10 वर्ष के बाद जो भी बच्चे होते हैं उन सभी को एक अलग सेपरेट हॉस्टल और एक अलग कमरा दिया जाता है। जूनियर व सीनियर छात्रों के लिए अलग हॉस्टल, यानी इसमें भी आपको जूनियर बच्चे हैं तो जूनियर गर्ल्स होंगे, जूनियर बॉयज़ होंगे, तो दोनों को अलग किया जाएगा दोस्तों। अब हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे दोस्तों EMRS हॉस्टल, है ना, जूनियर हॉस्टल और सीनियर हॉस्टल। तो जूनियर हॉस्टल दोस्तों क्लास 6 से लेकर के 8 तक हैं, और सीनियर हॉस्टल जो है दोस्तों वह क्लास 9 to 12 हो जाएंगे दोस्तों। ओके,
9 to 12 हो जाएंगे। तो जूनियर हॉस्टल है दोस्तों, तो उसमें आपको 2 हॉस्टल का आवंटन किया जाएगा लड़कियों के लिए और 2 हॉस्टल का आवंटन किया जाएगा लड़कों के लिए। फिर आपका जो सीनियर हॉस्टल है दोस्तों, वह उसमें भी आपको 2 लड़कियों के लिए और 2 लड़कों के लिए आपका किया जाएगा दोस्तों। तो 4 यानी जूनियर से 4 को डिवाइड किया जाएगा और सीनियर से 4 हॉस्टल को डिवाइड किया जाएगा। नोट, गाइडलाइन के अनुसार लड़के व लड़कियों को हॉस्टल में अलग अलग रहने की सुविधा यहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, देख रहे हैं ना, है ना। जूनियर व सीनियर हॉस्टल की संख्या में फेरबदल हो सकता है, यानी बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं तो फेरबदल किया जा सकता है। अंतर सदन गतिविधियों में कुल 4 समूह बनेंगे, है ना, 2 बॉयज़ के साइड से और 2 गर्ल्स के साइड से 4 समूह बनेंगे। लड़के और लड़कियों का आपस में जोड़ा जाएगा। अब आप यहीं पे देखिए दोस्तों कि जूनियर लड़के, जूनियर लड़कियां, सीनियर लड़के, सीनियर लड़कियां, ये 4 हाउस आपके क्रिएट हो गए यहाँ पे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रमुख छात्र नियुक्ति प्रत्येक सदन हॉस्टल में, यानी कहने का मतलब है दोस्तों जो वहाँ का जो अंदर का जो सिस्टम है वो बच्चे लोग कैसे फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। तो हाउस कैप्टन एक रहेगा, हाउस कैप्टन आपका एक रहेगा दोस्तों, और आपका वाइस कैप्टन आपका रहेगा और प्रीफिक्स 2 रहेंगे। ओके, सदन आवंटन होने के बाद बार बार नहीं बदला जाएगा, यानी एक बार यदि आपको हाउस दे दिया गया है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे और आपका बदल दिया जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। यदि आप ऑथेंटिक रीज़न देंगे तब आपका बदला जा सकता है। छात्र छात्राओं के संचालन के लिए प्रमुख मानक, यानी छात्र छात्राओं के संचालन के लिए प्रमुख कुछ मानक भी होते हैं, है ना। स्पष्ट संचार होना चाहिए, जिम्मेदारी बांटना चाहिए, यानी जिम्मेदारी सब लोगों को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सामुदायिक यानी सभी लोग मिल के काम करेंगे। स्वागत व अभिविनय, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग एक दूसरे का स्वागत करेंगे, है ना। आइस ब्रेकिंग गतिविधियाँ कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि जो बच्चे नए हैं और एक पुराने बच्चे हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कुंठित होते रहेंगे ना। तो उसके लिए क्या है कि आपको बीच बीच में बच्चों के बीच में, दूसरे बच्चों के बीच में आपको एक को करिकुलम एक्टिविटी रखा जाएगा कि जिससे कि आइस ब्रेकिंग यानी एक दूसरे को जान और पहचान पाएंगे। आकर्षक व कार्यात्मक समान स्थान, यानी मेंटर्स करने का मतलब है कि साइकोलॉजिकली, है ना, कार्यशालाएं, बच्चों को कुछ ना कुछ कार्यशालाएं देंगे। उत्साह त्यौहार, यानी कि जब भी किसी प्रकार का कोई पर्व त्यौहार यदि आता है दोस्तों तो हम पर्व त्यौहार के सही ढंग से उसको सेलिब्रेट करेंगे सब लोग मिलके। फिर आपका है दोस्तों फीडबैक यंत्र, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, है ना, तो बच्चों के द्वारा से आपको फीडबैक लेना है और वहाँ पे जो मैनेजमेंट रहेंगे वह भी एक दूसरे को फीडबैक देंगे। संघर्ष समाधान, यानी जो भी एक दूसरे के बीच में संघर्ष हो रही है, यदि किसी कोई बच्चा किसी बात को लेकर के परेशान चल रहा है तो वह भी एक दूसरे के साथ बैठ करके हम लोग साझा करेंगे। संकट सहायक और नियमित चेक इन और चेकआउट होते रहना चाहिए हॉस्टल में दोस्तों। वार्डन छात्र अनुपात कहने का तात्पर्य यहाँ पे दोस्तों कि 50 छात्रों पर एक वार्डन होना चाहिए, यानी जैसे हम लोग RTE में पढ़े हैं कि 1/40, यानी एक शिक्षक पे 40 बच्चे होने चाहिए, ये मानक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 50 छात्रों पर एक वार्डन होना चाहिए। नोट, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, यह संख्या और अनुपात में एक सीमा तक फेरबदल हो सकता है। लड़कियों के लिए फीमेल वार्डन व लड़कों के लिए मेल वार्डन होंगे, यानी यहाँ पे जेंडर भी डिसाइड कर दिया गया है दोस्तों कि लड़कियों के लिए फीमेल वार्डन और लड़कों के लिए मेल वार्डन होंगे। छात्रावास के मानक 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से अधिक, 11 वर्ष से और 15 वर्ष व 16 वर्ष से, इन सभी आयु समूह के लड़के व लड़कियों का छात्रावास अलग होगा। मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि 10 वर्ष से ही बच्चों का जो आपका रेसिडेंस होता है दोस्तों उसको अलग करना होता है। फिर यहाँ पे नोट पढ़ेंगे दोस्तों, वार्डन का निवास आवासीय स्कूल के परिसर में होगा। कहने का तात्पर्य है वार्डन का जो है 24/7 का ड्यूटी है दोस्तों, तो वह वार्डन जो होंगे वह विद्यालय परिसर में ही रहेंगे। ओके, तो अब लोग हम यहाँ पढ़ते हैं, वार्डन व स्कूल प्रशासन 24 बच्चों की सुरक्षा व उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे दोस्तों। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो विद्यालय के बाहर वार्डन साहब रहेंगे, नहीं, विद्यालय में ही रहेंगे और वो 24/7 यानी वो 24/7 आप लोगों की निगरानी में रहेंगे।
एक जो छात्रावास के मानक होते हैं उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। गैर फिसलन वाली फर्श, यानी गैर फिसलन वाली, हम लोग वैसे फर्श को नहीं बनाएंगे जिससे कि बच्चे फिसल जाएं और गिर जाएं, है ना। पर्याप्त प्रकाश, यानी हॉस्टल में सही ढंग का लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए। हीटिंग व शीतल की व्यवस्था, यानी हीटिंग का ज़्यादा हीट नहीं हो और ज़्यादा थोड़ा सा हवादार भी होना चाहिए, लाइटिंग भी होना चाहिए। स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल, यानी एक हॉस्टल में स्वच्छ माहौल, वहाँ का जो है वो हेल्दी माहौल होना चाहिए और पीने के लिए एक अच्छा पानी होना चाहिए। विकलांग अनुकूल बुनियादी ढांचा, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी बच्चे हमारे विकलांग रहेंगे उन लोगों के लिए भी एक अलग मापदंड किया जाएगा, जो कि हमारे बच्चों को विकलांग हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, है ना। स्टोर रूम कहने का मतलब है दोस्तों कि एक विद्यालय में स्टोर रूम कंपलसरी है ना। स्टैंड बाय विद्युत व्यवस्था, स्टैंड, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका स्टैंड बाय का मतलब यदि लाइट चला जाता है दोस्तों तो आपके पास जनरेटर होना चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, है ना। प्राथमिक चिकित्सीय व किट होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक कहने का मतलब है दोस्तों यदि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कोई फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है तो आप तुरंत उसको एट ए टाइम अवेलेबल करा सकते हो। बीमार कक्ष, यानी बच्चों के यदि किसी प्रकार का कोई बीमारी होती है छोटी मोटी, है ना, सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, तो आपके लिए एक अलग बीमार कक्ष होना चाहिए। शयन गृह कक्ष होना चाहिए, यानी कि आपका मनोरंजन कक्ष होना चाहिए दोस्तों। ये सारे के सारे आपके कक्ष होने चाहिए, इंडोर और आउटडोर दोनों। अब हम लोग तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं दोस्तों। छात्रों का रिकॉर्ड प्रबंधन, प्रमुख 8 रजिस्ट्रों के माध्यम से छात्र रिकॉर्ड का प्रबंधन किया जाएगा, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, पहला क्या है, छात्र प्रोफाइल। छात्र प्रोफाइल में क्या क्या रहेगा दोस्तों, रजिस्टर में बायोडाटा रहेगा, सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि रहेगी, पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य और महत्वाकांक्षाएं रहेगी। यानी एक जो बच्चा है वह विद्यालय में, जो ईएमआरएस विद्यालय में जो एंट्री करेगा तो उसकी क्या क्या आर्थिक, है ना, और वो किस पृष्ठभूमि से आता है, उसकी परिवार की क्या समस्याएं हैं, स्वास्थ्य क्या है, बच्चा बनना क्या चाहता है, उससे हम इस तरह की फीडबैक को लेंगे ताकि वह बच्चे हमारे साथ कोलैबोरेट हो सकें, अच्छा उनको लगे। और दूसरा है दोस्तों उपस्थिति रजिस्टर। उपस्थिति रजिस्टर में बच्चों की छुट्टियां, अनाधिकृत अनुपस्थिति, यानी कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं तो छुट्टियों से अनाधिकृत, यानी कहने का मतलब है कि अनाधिकृत ऐसे ही कोई अनुपस्थिति नहीं होगा, है ना। फिर आपका है दोस्तों मूवमेंट रजिस्टर। मूवमेंट रजिस्टर यानी छुट्टी पर आने जाने, है ना। केयर टेकर का व्यवस्था, यानी कौन बच्चे आपके साथ आ रहे हैं, कौन नहीं किस बच्चों के साथ गार्जियन आ रहे हैं, किस बच्चे के साथ गार्जियन नहीं आ रहे हैं। यदि जिन बच्चे के गार्जियन नहीं आएंगे तो विद्यालय प्रशासन उनके साथ बच्चों को भेजेगी। फिर हाउस मीटिंग रजिस्टर है। हाउस मीटिंग रजिस्टर प्रगति कर्मियों पर चर्चा करना है, यानी हाउस मीटिंग कहने का मतलब है कि हॉस्टल की प्रगति के लिए, यानी हम लोग सभी मैनेजमेंट और स्टूडेंट दोनों बैठेंगे और बैठने के बाद यदि किसी प्रकार का विद्यालय में कोई समस्या है तो उसको हम लोग बैठ करके सॉल्व करेंगे और जो भी हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे वो एक रजिस्टर रहेगा और रजिस्टर में लिखा जाएगा कि ये इस दिन को मीटिंग हुआ। फिर क्या है, शैक्षणिक रजिस्टर। शैक्षणिक प्रगति पर नज़र रखा जाएगा, पीटीसी यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के द्वारा होगा। माता पिता को प्रस्तुत किया जाएगा, जिस दिन हम लोग पेरेंट्स मीटिंग रखेंगे, रिजल्ट दिन प्रकाशित होगा, उस दिन हम लोग बच्चे के शैक्षणिक और स्वास्थ्य और उसके एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे कि बच्चा आपका क्या है, कैसे काम करता है। परामर्श रजिस्टर। परामर्श रजिस्टर का मतलब है दोस्तों असामान्य व्यवहार का रिकॉर्ड करना, मनोचिकित्सीय से परामर्श, यानी परामर्श करने का मतलब है कि बच्चा को किसी प्रकार की यदि कोई एक्स्ट्रा, जैसे वो रात में चलता हो या वो बीच में उसको मिर्गी टाइप का आता है, तो इस तरह की जो भी उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कहने का तात्पर्य है कि जो अवांछनीय, जो अनिच्छा से हो रहा है, उस तरह के परामर्श रजिस्टर में उपलब्ध करेंगे। उपलब्धि रजिस्टर। उपलब्धि रजिस्टर का मतलब होता दोस्तों कि सीसीए, है ना, करिकुलम एक्टिविटी हो गया, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर हो गया, खेल कूद, स्काउट गाइड आदि उपलब्ध, यानी इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे उपलब्धि रजिस्टर में। ओके, अब हम लोग का क्या है, व्यवहार रजिस्टर। व्यवहार रजिस्टर में क्या है दोस्तों, पूर्ण निर्मित आकलन, प्रतिदिन प्रिंसिपल के हस्ताक्षर, यानी जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं दोस्तों, तो वह क्या होगा कि शाम के टाइम में प्रिंसिपल साहब के पास जाएगा और वो हर एक चीज़ को अपने को बारीकी से वो चेक करेंगे। अब हम लोग चौथे एक्सरसाइज की ओर आते हैं दोस्तों। पुरुष व महिलाओं छात्रों का अलगाव सुनिश्चित करना, यानी पुरुष व महिलाओं को छात्रावास में अलग अलग रखा जाता है।
अलग अलग रखा जाता है दोस्तों। कारण क्या है कि गोपनीयता होनी चाहिए दोस्तों, है ना, गोपनीयता होनी चाहिए, है ना, एक दूसरे का क्या होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, है ना, सुरक्षा होनी चाहिए दोस्तों, और सांस्कृतिक और धार्मिक विचार होना चाहिए। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अलगाव व नीति व नीतियां व तंत्र, है ना, स्पष्ट नीति यानी बच्चों के लिए स्पष्ट एक नीति होना चाहिए, अलग रहने के लिए क्षेत्र होना चाहिए, अभिगमन नियंत्रण होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि बच्चों पे कंट्रोलिंग होना चाहिए, अलग बाथरूम व टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, है ना, यदि जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे लड़कों का अलग बाथरूम होना चाहिए, लड़कियों का अलग बाथरूम होना चाहिए, यही अलगाव हो गया, यानी एक दूसरे से अलग की भावना को देखना। सामान्य क्षेत्र के लिए नियम, यानी सामान्य क्षेत्र के लिए नियम कहने का मतलब है कि यदि आप मेस में जाते हो तो वहाँ पे सामान्य रहेगा, यदि आप असेंबली ग्राउंड में जाते हैं तो सामान्य रहेगा, यदि आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ सामान्य व्यवहार होंगे। फिर क्या है, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन नीति, संचार व शिक्षा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, नियमित निरीक्षण व फीडबैक यंत्र। जैसा कि आप लोग को मैंने ऊपर में बात कहा था, पर्यवेक्षण यानी पर्यवेक्षण कहने का मतलब है दोस्तों कि एक दूसरे का पर्यवेक्षण यानी कि निगरानी होते रहना चाहिए, मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए, यानी मुलाकात नीति, यानी एक दूसरे के बच्चे जो हमारे जो महिला फीमेल जो वार्डन होंगे और जो मेल वार्डन होंगे वो एक दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा मिले जुले रहेंगे, है ना। संचार व शिक्षा यानी एक दूसरे का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। संस्कृति संवेदनशीलता यानी बच्चे जो किस जगह से आते हैं उसकी संस्कृतियों को भी अपनाया जाएगा, और संवेदनशीलता के साथ यानी बच्चे को यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नियमित निरीक्षण यानी जो आपका जो हॉस्टल है दोस्तों उसके हम लोग नियमित निरीक्षण करेंगे, बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है उसके बारे में ध्यान देंगे। फीडबैक कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग हर समय फीडबैक लेते रहेंगे। फीडबैक लेने का मतलब है तात्पर्य कि जब भी आप मीटिंग लेंगे तो मीटिंग के टाइम में फीडबैक लेंगे बच्चों से या फिर मैनेजमेंट कमेटी से दोस्तों। माता पिता व अभिभावक की भागीदारी, माता पिता व अभिभावक की भागीदारी कहने का तात्पर्य यह दोस्तों कि आप अपने बच्चों के साथ किस तरह की भागीदारी रखते हैं, है ना। अभिभावक कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो एक तो माता होंगे और पिता वो तो हैं ही ऑलरेडी, और एक पेरेंट्स हो जाएंगे। अभिभावक करने का मतलब है दोस्तों कि कौन उसको केयर टेक करने की आएंगे मिलने के लिए और जाने के लिए मिलने के लिए और ले जाने के लिए। आपातकालीन नियम और प्रतिक्रियाएं होंगी दोस्तों। कानूनी अनुपालन होगा, यानी कानूनी अनुपालन कहने का मतलब है जो विद्यालय का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आपको कोऑपरेट करना है। वार्डन का कर्तव्य हो जाएगा दोस्तों सामान्य कर्तव्य कहने का मतलब है दोस्तों कि बच्चों के साथ एक आपको अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। प्रशासनिक कर्तव्य कहने का मतलब है दोस्तों कि विद्यालय में लाइट हो गया, आपका क्लीनिंग हो गया, आपका जितने भी सारे जो मेस का सिस्टम हो गया, यानी एक प्रशासनिक यानी एक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है आपको, वहाँ पे बिल्कुल सख्ती के साथ रहना होगा। और सामान्य कर्तव्य कहने का मतलब है दोस्तों कि बच्चों के साथ आपको मिलजुल कर रहना होगा। हॉस्टल वार्डन का प्रशासनिक व कार्यकारी प्रमुख होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं सामान्य कर्तव्य के बारे में दोस्तों, है ना। बच्चों को शारीरिक सजा व डांट फटकार नहीं करना है। सामान्य कर्तव्य यानी मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि बच्चों के साथ मिलजुल कर, यानी वहाँ पे सामान्य कर्तव्य में है बच्चों को आपको किसी प्रकार का कोई भी पनिशमेंट नहीं देना है। ओके, फिर है छात्रों की भलाई की व आराम, यानी कहने का मतलब है कि छात्रों के बारे में आप सोचेंगे कि हमारे जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं मैं उनको किस तरह से फैसिलिटीज़ दूँ, मैं उनको किस तरह से गाइडलाइन करूँ कि हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे और आराम अपने आप को फील करें। सीमित समितियों द्वारा जारी दिशा निर्देश को पालन करना, यानी कि जो भी समितियों के द्वारा जो दिशा निर्देश पालन किया जा रहा है उसको भी हम लोग को बच्चों के बीच में स्वेच्छा से फॉलो करवाना है। छात्रों के लिए माता पिता को सुरक्षित व बच्चों के प्रति सुरक्षा, यानी आपको हर एक टाइम बच्चों के लिए सोचते ही रहना है, क्योंकि आप एक सामान्य कर्तव्य के रूप में जस्ट लाइक ए पेरेंट्स हैं बच्चों के। अब हम लोग यहाँ पे पीटीसी छात्रों के माता पिता से बातचीत, यानी बच्चों के बारे में आपको डिस्कशन करना है कि आपके बच्चे इस तरह से काम कर रहे हैं तो उसके गार्जियन भी उसको समझाएंगे और इधर से
हॉस्टल वार्डन भी समझाएंगे आपको। बच्चों के प्रति निष्पक्ष यानी बच्चों के प्रति निष्पक्ष यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, एकदम बच्चों के लिए निर्मल जल की तरह आपको स्वच्छ रहना होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय यानी बच्चों की सुरक्षा के लिए यदि किसी प्रकार की कहीं पे कोई परेशानी हो रही है, फिसलन जमीन है ना, तो आपको वहाँ पर मदद करना होगा। बच्चों की यानी सुरक्षा के लिए यानी कि बच्चे को किसी को कुछ हो गया है तो आपको वहाँ हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाना होगा। बच्चों के लिए आचरण व व्यवहार आदतों का नज़र रखें यानी बच्चे हमारे किस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, यदि हम उस एक्टिविटी को सही ढंग से कैच करते हैं तो हम अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, सही तरीके से गाइडलाइन कर पाएंगे, है ना। और कह रहा है बच्चों को हॉस्टल को बच्चों के लिए सुरक्षित करना यानी सुरक्षित करने का मतलब है दोस्तों जो भी उसकी जो मूल आधारभूत सुविधाएं हैं उसको बच्चों के हॉस्टल में उपलब्ध कराना चाहिए। प्रशासनिक कर्तव्य यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, हॉस्टल की रख रखाव यानी हॉस्टल में हर एक चीज़ सही ढंग से अवेलेबल है, सही टाइम से बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके बारे में। बुनियादी सुविधाएं की जांच, बुनियादी सुविधाएं का जांच यानी कहने का मूल आधार जैसे मान लिया कैंपस आपका स्वच्छ होना चाहिए, पानी पीने के लिए होना चाहिए, बच्चों के लिए आपका खाना सही ढंग से मिलना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने, अनुशासन बनाए रखने का मतलब तात्पर्य है दोस्तों कि बच्चे हमारे कहीं उधड़ तो नहीं, कहीं दूसरे जगह, कहीं दूसरे गर्ल्स हॉस्टल में तो नहीं जा रहे हैं, इस तरह का जो है प्रशासनिक कर्तव्य है। 9 बजे रात में कहीं बच्चे हमारे छत पे, 10 बजे रात में बच्चे हमारे कहीं हुआ तो नहीं कर रहे हैं, इन तरह की बातों को भी ध्यान में रखना है। फिर बच्चों की दैनिक दिनचर्या पर नियम बनाना यानी कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे सुबह उठेंगे तो उठकर वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे वो डेली रूटीन को फॉलो करेंगे, है ना। छात्रों को जिम्मेदारियों सौंपना यानी छात्रों को जिम्मेदारियां सौंपने का तात्पर्य यहाँ पे यह है दोस्तों कि बच्चों को छोटे छोटे मूल आधार चीज़ों के बारे में बताएंगे और उसको कहेंगे कि इसको फॉलो करो, है ना। जैसे कमरे को साफ करना, ये इसकी मूल आधारी है। अपने होमवर्क को बच्चों के क्लास में ले जाना। फिर छात्रावास में अवांछनीय वस्तुओं की जांच यानी कहने का मतलब छात्रावास में यानी बच्चे हमारे जो घर से आए हैं तो कहीं वो सीडी कैसेट वगैरह तो नहीं लाए हैं, कहीं वो चलचित्र तो नहीं लाए हैं, है ना, कहीं वो मार धार वाले वस्तुओं तो नहीं रखे हुए हैं, उन सब चीज़ों का अवांछनीय वस्तुओं का करना है ना। छात्रों को टेबल मैनर्स सिखाना है। टेबल मैनर्स कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि वहाँ पे बच्चे लोग कैसे भोजन कर रहे हैं, है ना, कहीं वो बच्चे वो उछाल कर खाना तो नहीं खा रहे हैं, कहीं एक दूसरे को वो दूसरे बच्चों के पीछे से वो पंच तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है दोस्तों। फिर कहा जा रहा है कि उपस्थिति सुनिश्चित करना यानी हमारे बच्चे उपस्थित तो हो रहे हैं सही ढंग से हॉस्टल में या नहीं हो रहे हैं, है ना। सदन की बैठक आयोजन करना, सदन का बैठक कहने का मतलब है दोस्तों कि बच्चे स्कूल मैनेजमेंट और बच्चों के बीच में सदन का बीच में आयोजन होते रहना चाहिए, है ना। फिर कहा जा रहा है दोस्तों कि छुट्टी का रिकॉर्ड रखना, छुट्टी का रिकॉर्ड रखने का तात्पर्य मतलब कि वो बच्चे हमारे कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन यानी स्टॉक रजिस्टर में विषय दर्ज करने का तरीका, बाईं ओर से रसीद लिखेंगे, बाईं ओर से रसीद रखेंगे और दाईं ओर से मुद्दों और सामान्य चीज़ों को वर्णन करेंगे। नोट देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ दोस्तों, आप इसको समझिएगा कि रसीदों को स्पष्टी यानी कि प्रविष्ट करना है। रसीद में आपको जो रजिस्टर होगा उसमें आपको प्रविष्ट करना यानी उसमें रखना है, भंडार करना है, प्राप्त होने पर जाएगी। और मुद्दों की प्रविष्टा महीने के अंत में होगा यानी कहने का मतलब है कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है और क्या चीज़ें बर्बाद तो नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना दोस्तों, है ना। रोज़मर्रा के उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं का भुगतान तुरंत होना चाहिए यानी कहने का मतलब है कि जैसे आपका यहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि रोज़मर्रा का ज़िंदगी में कहने का मतलब है कि वो आपका इनका स्टॉक व इश्यू रजिस्टर अलग होगा यानी स्टॉक रजिस्टर अलग होगा और इशू देने वाला चीज़ अलग होगा। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका रोज़मर्रा की जो सामान होते हैं जैसे ब्रेड, दूध, मक्खन, सब्जी, फल, मिठाई, गैस आदि, ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में है यानी ये पर डे आएंगे और पर डे इनका एक्सपेंस और इनकम होता मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग होता रहेगा। नोट यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों स्टॉक व इशू रजिस्टर का सत्यापन संबंधित समिति करेगा, जैसे मेस स्टॉक इंश्योर रजिस्टर का इश्यू रजिस्टर का सत्यापन मेस अधीक्षक व समिति करेगा यानी कहने का यहाँ पे दोस्तों समझिएगा ये जो स्टॉक रजिस्टर है ना, तो स्टॉक रजिस्टर है दोस्तों, तो इसका जो मेस है ना, जैसे मेस स्टॉक इशू रजिस्टर सत्यापन, तो ये क्या है ना कि मेस अधीक्षक करेंगे और
समिति करेगा। दो प्रकार के स्टॉक का सत्यापन है ना। एक पखवाड़े यानी 15 दिन में, यानी सप्ताह में 2 सप्ताह में एक बार होना चाहिए, 15 दिन में। और है वार्षिक। वार्षिक कहने का मतलब है कि जो एनुअल रिपोर्ट जैसे हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उसी प्रकार से इसका भी वार्षिक स्टॉक होगा, है ना। स्टॉक सत्यापन के प्रमुख बिंदु, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कौन कौन से बिंदुओं पे हम लोग स्टॉक को चेकआउट करेंगे। तो अधिक मात्रा में पाई जाने वाली वस्तु, अधिक मात्रा में पाई जाने वस्तु का कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कोई वैसे चीज़ें, कोई भी वैसी हमारे स्टोर में वैसे चीज़ का भंडारण तो नहीं हो रहा है जिसका यूज़ कम हो रहा है और वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है ना। तो अधिक मात्राओं पर आने वाली वस्तुओं पे हम लोग रोक लगाएंगे, है ना। फिर है वह वस्तुएं जिनका मरम्मत किया जा सकता है। वह वस्तुएं जिनका मरम्मत करने का तात्पर्य है दोस्तों कि कुछ वैसे जो अधिक चीज़ आ गए हैं उनका यदि मरम्मत करके यदि कुछ यूज़ किया जा सकता है तो यूज़ करेंगे, और यदि वो वेस्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उसको हम लोग थ्रो आउट करेंगे डस्टबिन में, है ना। अनुप्रयोग वस्तुएं यानी जो यूज़ करने वाली वस्तुएं नहीं हैं उसको हम लोग अगले जो हम लोग का जो स्टॉक रजिस्टर होगा हम लोग उसको इसमें नहीं मंगाएंगे, है ना। नोट में यहाँ देखेंगे दोस्तों, खराब हुई वस्तुओं को, मैंने पहले ही कहा था और यहाँ पे देख लीजिए, खराब हुई वस्तुओं को मरम्मत कर उपयोग किया जा सकता है या तो फिर निस्तार किया जा सकता है, यानी कि हटाया जाएगा। ओके। चेतावनी यानी निस्तार योग्य वस्तुओं को कमरे या कमरे में डंप नहीं किया जाएगा। डंप कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे जो कमरे यानी कि जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम में आप नहीं उसको रख सकते हैं। और डंप करने का मतलब है कि आप हॉस्टल कैंपस में भी डंप नहीं कर सकते हैं, आपको हॉस्टल कैंपस से बाहर करना होगा। सफाई व स्वच्छता के उपाय यानी गर्म पानी सहित पर्याप्त पानी, है ना। नियमित रख रखाव अच्छे से होना चाहिए। मच्छरदानी यानी बच्चों के लिए नेट का व्यवस्था होना चाहिए, है ना। फिर गरा मच्छरदानी व रिपेलेंट व्यवस्था, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पे मॉस्किटो वगैरह आपका जो भी मोर्टीन वगैरह होता है वो आप बच्चों को कंटिन्यू सफाइयों के बारे में देते रहेंगे, है ना। जल निकास करने का मतलब है दोस्तों कि यानी कि स्कूल कैंपस हो गया चाहे या हॉस्टल में हो गया तो जल निकासी का तो सही व्यवस्था है। मेस की नियमित साफ सफाई तो हो रही है, यानी मेस की नियमित साफ सफाई करने का मतलब है दोस्तों कि मेस में कम से कम तो 3 बार आपका साफ होना चाहिए। सुबह में साफ होना चाहिए, दोपहर में साफ होना चाहिए और इवनिंग में साफ होना चाहिए। बीमार बच्चों को एमआई रूप से रखा जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि बीमार जो बच्चे हैं उनके लिए भी सही ढंग से खाना का व्यवस्था किया जाएगा। सुपर फैक्ट यहाँ पे कुछ है दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। आपका कहा जा रहा है दोस्तों कि 7 बच्चों पर एक शौचालय होना चाहिए, है ना, और 10 बच्चों पे एक स्नान घर होना चाहिए। लड़कियों के छात्रावास में सैनिटरी पैड का व्यवस्था होना चाहिए दोस्तों। वस्त्रों को हर महीने धूप में देना चाहिए, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे ही हमारा क्या होता है लंबे वक्त तक यदि हमारा बेड और जो भी हमारे कपड़े वगैरह होते हैं यदि हम उसको धूप में नहीं देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आते हैं, तो उसको क्या है ना कि बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए हम लोग को महीने में धूप में देना ही देना होगा, है ना। और कह रहा है दोस्तों वस्त्रों वार्षिक रूप से एक बार तो कीटाणु, यानी कि हॉस्टल कैंपस में एक बार वर्ष में तो कीटाणु धारा को जो हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी कहने का मतलब है जो कीटाणु नाशक होते हैं वह हॉस्टल में एक बार छिड़काव होना चाहिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों प्रतिदिन की सफाई। प्रतिदिन की सफाई करने का मतलब है जैसे मैंने पहले ही कहा था मेस में 2 बार 3 बार तो होना ही चाहिए, है ना। हॉस्टल में आपका 2 बार होना चाहिए और वो टाइमिंग होना चाहिए दोस्तों कि बच्चे जब स्कूल के लिए निकल जाएंगे उस समय सफाई हो जाएगी और एक बार आपका शाम में सफाई हो जाएगी। फिर मेस का 3 बार हो गया दोस्तों, मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून एंड इवनिंग। ओके। शैक्षणिक ब्लॉक का तो 4 बार साफ सफाई होगी। शौचालय व स्नान घर का 2 बार कि बच्चे जब फ्रेश होकर के स्कूल चले गए तो उस समय साफ हो जाएगी और एक बार इवनिंग शाम में साफ हो जाएगी। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय, ये हमारे आवासीय विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा के लिए शून्य सहनशीलता, यानी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों 0 टॉलरेंस, यानी किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, यानी हर एक इक्विपमेंट्स वहाँ पे व्यवस्था अरेंज होना चाहिए। और उसी के में आ जाता है दोस्तों अग्निशामक यंत्रों का, यानी वहाँ पे यानी जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उन लोगों का नंबर होना चाहिए और उस तरह से संरचनाएं यानी निर्माण किए जाना चाहिए। लाल रंग वाली बाल्टियों का व्यवस्था होना चाहिए। दीवारों की मरम्मत सही ढंग से होनी चाहिए, यानी कोई दीवारें कहीं पे
क्रैक आ गई है तो उसको सही ढंग से आपको मैनेज करना है। दीवालों पे यदि पेंट नहीं है तो पेंट करवाना है। और छत व दरवाज़ों पर ताले, यानी छत के दरवाज़ों पे ताले होने चाहिए, नहीं तो छोटे बच्चे हैं यदि वो गए खेलने के लिए और यदि एक दूसरे में फाइटिंग हो गया तो गिर जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं असुरक्षा को दर्शाता है। फिर है कचड़े से निस्तार के लिए उचित प्रणाली, यानी जो भी कचड़े हैं दोस्तों तो उनको सही ढंग पे डैम्प करवाना चाहिए, डस्टबिन में रखवाना चाहिए। एमसीबी की जांच, विद्युत आपूर्ति की जांच, यानी कि बीच बीच में जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो हॉस्टल वार्डन बुला करके वो आप एमसीबी का जांच कर लेंगे और विद्युत सही ढंग से संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बारे में आपको महीने में 1 बार 2 बार जो भी टाइम मिले आपको जांच करना है एनसीपी के अनुसार, है ना। खुले कुआओं को, यदि हॉस्टल कैंपस में खुला हुआ कुआं है तो उसमें क्या होना चाहिए, ग्रिल लग जाना चाहिए दोस्तों, कि बच्चे उसमें गलती से नहीं गिरें, है ना। और दलदली, यानी कहने का मतलब है कि कहीं पे यदि दलदल टाइप का है तो वहाँ पे रेत से भर देना चाहिए। अब हम लोग नोट को देख लेंगे दोस्तों कि जहाँ जहाँ विद्यार्थी बार बार आते हैं जाते हैं, टूटे हुए फर्नीचर, लोहे, छड़ें नहीं रखनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे यदि हॉस्टल से स्कूल कैंपस में जाते हैं तो वहाँ पे आने जाने के दरमियान में बहुत सारे छोटे छोटे लोहे, लकड़ और टूटे फूटे सामान होते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान देना है आपको हॉस्टल वार्डन को कि बच्चों के आने जाने के क्रम में किसी प्रकार का कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए, है ना। अब कहा जा रहा है दोस्तों, दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे हम लोग, हथियार, जहरीली दवाई व अश्लील सामग्री नहीं होनी चाहिए। यानी इन सब चीज़ों का भी आपको देख रेख करना है और कंटिन्यू उसके बारे में आपको हॉस्टल में सुरक्षा के भाव से हमेशा तत्पर रहना है ना। औचक निरीक्षण पूरे वर्ष में हो सकता है। यानी औचक निरीक्षण कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको डीएम साहब के द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है, हमारे प्रिंसिपल साहब भी करेंगे, और वार्डन तो हमारे पर डे वो आप लोगों के साथ में ही रहेंगे, बच्चों के साथ में ही रहेंगे, तो वो तो औचक निरीक्षण करते ही रहेंगे। लेकिन औचक निरीक्षण करने का तात्पर्य दोस्तों कि जो हमारे ईएमआरएस का और जो हमारे एनसीपीसी के और जो एनसीईआरटी के हैं वो औचक निरीक्षण की यहाँ पे बात कही जा रही है दोस्तों। अब हम लोग कुछ यहाँ पे सुपर फैक्ट के बारे में जान लेंगे दोस्तों, है ना। तो क्या कहा जा रहा है, छोटे ब्रेक में छात्रों को छात्रावास जाने की अनुमति नहीं है। यानी छोटे ब्रेक कहने का मतलब है दोस्तों कि लंच का टाइम हो गया और स्कूल कैंपस में आप हैं तो आपको फिर क्या है ना कि स्कूल कैंपस में जाने का अलाउ नहीं है। बाहरी लोग आगंतुक को प्रविष्टि अतिथि रजिस्टर में होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो विजिटिंग रजिस्टर है, कौन गार्जियन आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, किस टाइम में आए हैं, किन से मिलने आए हैं, इस तरह का जो भी आपका रजिस्टर है वो विजिटिंग रजिस्टर यानी आगंतुक रजिस्टर में एंट्री होगा। माता पिता हर महीने में के दूसरे शनिवार को मिलने आएंगे। माता पिता कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपका जब मन हुआ श्रीमान आप एक मुँह उठाएँ और बच्चे से मिलने चले आएँ, ऐसा कोई आप नहीं होगा। आपको महीने के दूसरे शनिवार को आना होगा और बच्चे से मिलना होगा। और यदि कभी इमरजेंसी हो तो फिर तो स्कूल प्रशासन आपको फ़ोन करके बुलाएगी ही, लेकिन आपको ये फिक्स है कि महीने के दूसरे शनिवार को बच्चों के साथ आपको मीटिंग करना है, मिलना है ना। बच्चे के बारे में जानकारी लेने के लिए वार्डन व शिक्षक माता पिता के साथ बैठ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पेरेंट्स मीटिंग तो है ही, लेकिन आप यदि आप सैटरडे को आते हैं तो आप शिक्षक से भी, यदि शिक्षक हैं वहाँ पे तब आप मिल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे पेरेंट्स मीटिंग में ही बच्चों के बारे में बात करना है। सुबह की पीटी, सुबह की पीटी कहने का तात्पर्य दोस्तों सुबह की पीटी है ना, शैक्षणिक समय, शाम के खेल के दौरान सभी छात्रावास बंद रहेंगे। यानी जब सुबह पीटी होगा तो छात्रावास में लॉक लग जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 बच्चे हैं और अंदर में पूरा फाइट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी खासी फाइटिंग हो गई, है ना। अब कहा जा रहा है कि शैक्षणिक प्रक्रिया, यानी कि विद्यालय में भी आपका पीटी के टाइम में स्कूल चल रहा है उस समय में हॉस्टल में एकदम बिल्कुल पूरी तरह से छात्रावास में ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। और यदि मान लीजिए कि कोई बच्चे वह हैं भी तो उनको रेस्ट हाउस में बैठाया जाएगा। शाम के खेल के दौरान में छात्रावास बंद रहेगा। यानी छात्रावास बंद रहने का मतलब यह है दोस्तों कि छात्रावास के अंदर में यदि कोई 2 से 3 बच्चे रहेंगे और यदि अपने आप को लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के यदि फाइटिंग कर लेते हैं, यदि वहाँ पे छात्रावास में वार्डन नहीं रहेंगे तो एक दूसरे के साथ असुविधा हो सकती है, यानी असुरक्षा हो सकती है। इस उद्देश्य से कहा जा रहा है कि आपका छात्रावास बंद रहेगा। बचाव व सुरक्षा के लिए बैठक, यानी बचाव व सुरक्षा के लिए बैठक, यानी कहने का मतलब है दोस्तों वार्डन आपका वार्डन, प्रिंसिपल एंड प्रीफिक्स मासिक आपका मीटिंग होगा, है ना। फिर कहा जा रहा है दोस्तों कि स्टाफ मीटिंग
मासिक यानी स्टाफ, बच्चों को लेकर के आप क्या करिकुलम कर रहे हैं, बच्चों के विकास को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बात किया जाएगा। मासिक यानी M&RS मीटिंग आपका कंटिन्यू ये होता ही रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग नोट को थोड़ा सा देख लेंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम MOD है ना, रिपोर्ट का प्रिंसिपल द्वारा प्रतिदिन सत्यापन किया जाएगा। यानी बच्चों को लेकर के 14 सूत्री जो कार्यक्रम है वह जो प्रिंसिपल साहब हैं हमारे, वह पर डे उस चीज़ को मॉनिटराइज करेंगे, है ना, मॉनिटरिंग करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हमारा यह जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास कंडक्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।